क्या अफगानिस्तान भारत को फौजी अड्डे देने वाला है? अफगानिस्तान के नायब वजीर दाखिला ने खुफिया दौरा किया है भारत का और इंडियन हुकाम से मुलाकातें की हैं। आर दे प्लानिंग समथिंग बिग? अभी सीज फायर ख़त्म होने वाला है, आज आखिरी दिन है, ये आखिरी रात है। उसके बाद इंडिया ने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है? क्या दोनों तरफ से पाकिस्तान पर हमला होगा? पाकिस्तान ने उस स्ट्रैटेजी को नाकाम बनाने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई है? पाकिस्तान एक तरफ से नहीं, पाकिस्तान तीन अतराफ से हमला करेगा। वो तीन अतराफ कौन सी होंगी? क्या पाकिस्तान ने स्ट्रैटेजी अपनाई है? भारत इस वक्त क्या सोच रहा है? ये सब और बहुत कुछ आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात अभी कम नहीं हुई। पाकिस्तान के ऊपर वो जो एक इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला था और फिर पाकिस्तान की मासूम सिविलियन आबादी पर जो हमले किए गए थे, तो फिर पाकिस्तान ने जो रिटेलिएट किया और उनकी एक चुटकी सिंदूर की कीमत उनकी दर्जनों चेक पोस्टों से उनको अदा करनी पड़ी, उनके फौजी अहदाफ से उनको अदा करनी पड़ी, उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, उनके वेपन डिपोज और उनकी जितनी भी जदीद तरीन हथियारों की जगह थी S-400 उनका डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। तो अब उसके बाद क्या वो फिर से ये हरकत करेगा, फिर से कोई ऐसा घिनौनी साजिश करेगा कि पाकिस्तान पर अटैक करे? तो नाज़रीन, ये वो सवाल है जो हर ज़बान पर मौजूद है, लेकिन अब ऐसी खुफिया मुलाकातें और ऐसी अपडेट सामने आई हैं कि वाकई भारत के अज़ाइम जो है वो ठीक नहीं लग रहे, वो ऐसा कर सकता है। तो लिहाजा अब ये सवाल किया जा रहा है और बहुत सी जगहों पर ये बातें की जा रही हैं, ये अफवाहें ज़ेर गर्दिश हैं कि अफगानिस्तान अब भारत को फौजी अड्डे देगा। और एक खुफिया मुलाकात हुई है जिसके अंदर इब्राहिम सदर जो हैं अफगानिस्तान के नायब वजीर दाखिला, ये भारत गए हैं और भारत के अंदर उनके हुकाम से, अहम हुकाम से मुलाकातें हुई हैं। और इसके बाद नाज़रीन, ये दो ममालिक इस वक्त सामने आ चुके थे पूरी दुनिया के अंदर जिन्होंने भारत के साथ डिप्लोमेटिकली खड़े होने का एक ऐलान किया था और उनके साथ जो है हमदर्दी का इजहार किया था। उन दो ममालिक के अंदर सबसे पहला मुल्क था फ्रांस और दूसरा था इसराइल, लेकिन तीसरा मुल्क ऐसा था जिसके बारे में कोई बात नहीं की जा रही थी। एक ऐसा मुल्क था जिसको शायद कोई स्टेट ही तसव्वुर नहीं करता, एक ऐसा मुल्क था जिसकी हुकूमत को अभी तक किसी ने तस्लीम ही नहीं किया, और वो मुल्क था अफगानिस्तान का। और ये कहा जा रहा था कि अफगानिस्तान के वजीर दाखिला जो है अमीर खान मुत्तकी, उनसे जो है टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, किसका? जयशंकर का, वहाँ के वजीर खारजा का। तो नाज़रीन, फिर ताज़ियत की जाती है और मज़म्मत की जाती है पहलगाम वाक़े की, और इजहार तशक्कुर किया जाता है उनके वजीर खारजा की जानिब से, भारत की जानिब से। और ये भी कहा जा रहा था कि उनकी जानिब से कुछ ऐसी प्लानिंग्स की जा रही हैं भारत की जानिब से कि वो अफगानिस्तान के अंदर अपने रवाबत को जो है वो ठीक करे। और फिर उनका अखबार, उनका मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि हम भारत जो है अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक करना चाहते हैं, इस पर नजरसानी करना चाहते हैं तालिबान के साथ, जो उनके रवाबित हैं, उनके जो मामलात हैं वो ताकि बेहतर हो सके। और फिर ये बात भी की जाती है कि दूसरी बात ये की जाती है कि पाकिस्तान मुखालिफ नुक्ते नज़र रखने वाले वहाँ पर जो तालिबान मौजूद हैं और वहाँ पर जो अफराद मौजूद हैं, जो हुकाम मौजूद हैं, उनके साथ राब्ते बहाल करने की कोशिश की जाए। तो नाज़रीन, ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ दोनों तरफ से क्या ये जंग में पाकिस्तान को धकेल देना चाहते हैं, क्योंकि पहलगाम वाक़या जब हुआ था तो 71 खवारिजी जो है दरअंदाजी की कोशिश की गई थी अफगानिस्तान की सरजमीन से, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने उनको नाकाम बना दिया। अब सवाल ये किया जा रहा था कि किस तरीके से पाकिस्तान को जो है उनकी इमेज को, उनकी साख को ख़राब किया जाए और पाकिस्तान को घुटनों पर लाया जाए, जो कि उनका एक ख्वाब था। अब नाज़रीन, पाकिस्तान जो है वो, उनको एक ख़तरा था कि पाकिस्तान यहाँ से अटैक कर सकता है, चीन को भी साथ अपने साथ इंगेज कर सकता है और दोनों अतराफ से हमला कर सकता है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, एक और भी सवाल ये किया जा रहा था कि जो सुलेगरी कॉरिडोर है वहाँ पर भी अहम फौजी मशकें हो रही थी, और उसके जवाब में पाकिस्तान ने चीन के साथ और बांग्लादेश के साथ एक मुश्तरका एयरबेस बनाने का मंसूबा तैयार किया था। तो ये एक खदशा जाहिर किया जा रहा था कि पाकिस्तान कैन अटैक ऑन इंडिया फ्रॉम 3 साइड्स, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, तीनों अहदाफ से भारत को निशाना बनाया जा सकता था। लेकिन अब ये रिस्पॉन्स दिया जा रहा था कि शायद भारत अफगानिस्तान की साइड से और फिर अपनी साइड से अटैक कर दे पाकिस्तान पर। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर यह भी पैदा होता है कि क्या वाकई ऐसा पॉसिबल है? ये पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी इस चीज की बिल्कुल भी नहीं है। डिप्लोमेटिकली आप इस चीज को देखें, आप उनके नजरिए को देखें अफगान तालिबान के, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तो हमेशा से इन्वेजन के खिलाफ रहे हैं। सोवियत यूनियन ने, USSR ने जब उनके ऊपर अटैक किया तो उन्होंने उनके रिटेलिएट किया। अमेरिका ने जब अटैक किया उन्होंने रिटेलिएट किया। तो हमेशा से वो तो इन्वेजन के खिलाफ थे। तो अब क्या भारत को वो फौजी अड्डे देगा? बिल्कुल भी नहीं। वो तो अपनी सरजमीन पर इन्वेजन के खिलाफ लड़ते रहे हैं कि यहाँ से जो है वो किसी और पर हमला ना हो, हम पर हमला ना हो। तो वो कभी भी ये अटैक करने के लिए सरजमीन फराहम नहीं करेंगे भारत को। तो उनका ये जो ख्वाब है ये ख्वाब ही रहेगा, और वो ये जो जितनी भी राब्ते बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, जितने भी ये मामलात को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान को शिकस्त से
से दो चार किया जा सके ताकि पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया जा सके, तो ये सिर्फ और सिर्फ उनकी एक घटिया प्लानिंग है जो कि कभी भी पूरी नहीं हो सकती, कामयाब नहीं हो सकती। लेकिन नाज़रीन, सवाल यहां पर एक अहम ये भी किया जा रहा है कि फिर इब्राहिम सदर का क्या काम है, उनके नायब वजीर दाखिला, वो भारत क्यों जाते हैं और ये है कौन? इसकी अगर हम बात करें तो ये उनके नायब वजीर दाखिला और ये उनके एक अहम तरीन कमांडर भी हैं और उनकी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में उनका एक अहम किरदार है। और फिर तालिबान हुकूमत जो थी, उनकी सिक्योरिटी पॉलिसी को तरतीब देने वाले, उसमें एक अहम किरदार इन्होंने अदा किया और इसके साथ मुल्ला हिब्बतुल्लाह के करीबी साथी ये तस्वर किए जाते हैं। 1990 में नायब वजीर दिफा भी ये रह चुके हैं। तो नाज़रीन, अब यही सवाल किया जा रहा है कि फिर इनका आखिर क्या काम हिंदुस्तान का दौरा करने का और उनसे अहम मुलाकातें करने का? तो दिस इज द सिचुएशन दैट इज हैपनिंग राइट नाउ और मामलात कशीदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं जो अहम मुलाकातें हो रही हैं। इसके बाद नाज़रीन, अगर बात की जाए वजीर खारजा इसहाक डार की, तो उन्होंने सिफारती सतह पर पाकिस्तान को कामयाब बनाकर रख दिया। पाकिस्तान की जो साख है उसको पूरी दुनिया के सामने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से पोर्ट्रे किया है और उसी के अगर अपोजिंग आप जयशंकर को देखें तो वो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुके हैं, मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं और उनके वफाकी वज़रा ये जितने भी मौजूद हैं उनको सिक्योरिटी ज़्यादा जो है वो फराहम कर दी गई है। इतनी उनकी जो है वो इमेज ख़राब हो चुकी है कि उनको अपने ही घर में ज़्यादा सिक्योरिटी जो है वो फराहम की जा रही है, क्योंकि अवाम जो है इतनी सीख पा है, इतनी गुस्सा है कि कहीं अवाम ही उन पर टूट ना पड़े। और जयशंकर इस तरीके से नाकाम हो चुके हैं, इतने बुरे तरीके से, कि उनकी जो भी प्लानिंग थी, उनकी जो भी स्ट्रैटेजी थी, वो हर जगह पर फेल हुए हैं। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी जो थी मुकम्मल तौर पर नाकाम। फिर वो जो अमेरिका को, यूरोप को और रूस की जो हिमायत हासिल करना चाहते थे कि उनके मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ हो सके, मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। भारत जो है कश्मीर को एक अंदरूनी मसले के तौर पर पोर्ट्रे करना चाहता था, मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। खित्ते के अंदर अमन के लिए मसले कश्मीर का हल होना इंतहाई ज़रूरी है और मसले कश्मीर पूरी दुनिया के सामने एक मरतबा फिर से उजागर हो चुका है। तो नाज़रीन, ये हर वो मकाम है, हर वो महाज है जहाँ पर जयशंकर को नाकामी का शिकस्त का सामना करना पड़े, लेकिन दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और नायब वज़ीर आज़म जो है हमारे, वो मुकम्मल तौर पर कामयाब हो चुके हैं। और अब कल जो है वो चीन का दौरा करेंगे और चीन का एक अहम दौरा होगा, ये 3 रोज़ा दौरा होगा और इसके अंदर अहम मुलाकातें होंगी। इसके साथ साथ उनका शुक्रिया भी अदा किया जाएगा जितनी भी उनका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई, और एन मुमकिन है कि नए एमओयूज़ पर दस्तखत भी कर दी जाएं और नई टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान को फराहम कर दी जाए। फिर वो टेक्नोलॉजी जो कि सिर्फ एक बिगिनर लेवल पे टेक्नोलॉजी जो कि पाकिस्तान ने इस्तेमाल की, उसके बाद अगर चीन की खतरनाक टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के हाथ आ गई तो दैट कैन क्रिएट टेंशंस फॉर इंडिया। नाज़रीन, अब यहाँ पर एक और बात जो है वो नोटिस करने की ये भी है कि उनकी सिफारती सतह पर नाकामी इतनी पूरी दुनिया के सामने आया हो चुकी है कि शशि थरूर जो है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है, ऑपोजिशन पार्टी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है कि भारत की जो इमेज है, भारत की जो एक वो जो पूरी दुनिया के सामने गंदगी जो फैल चुकी है, वो जो गलाजत फैल चुकी है, उसको साफ करने के लिए शशि थरूर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है कि वो अमेरिका, यूरोप और दीगर ममालिक के सामने भारत की इमेज को थोड़ा सा क्लियर करे, थोड़ा सा साफ करे। वो जो हर जगह पर नाकामी हुई है, वो जो हर जगह पर गलाजत फैल चुकी है, उसको साफ करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मोदी ने ये शशि थरूर को दे दी गई और अब वो डेलीगेशन को लीड करेंगे। तो अगर वो डेलीगेशन को लीड करेंगे, अब अगर वो पूरी दुनिया के सामने उनकी इमेज को बरकरार रखेंगे, बहाल करने की कोशिश करेंगे, तो फिर वेयर इज जयशंकर? मतलब उनकी छुट्टी होने वाली है? ये वो सवाल है जो हर कोई कर रहे हैं। नाज़रीन, भारत के अंदर सिर्फ यही नहीं बल्कि टेंशन इतनी बढ़ चुकी हैं कि अब उन्होंने अपने यूट्यूबर्स पर पाबंदी लगाना शुरू कर दी है, और न सिर्फ पाबंदी लगाना शुरू की है बल्कि उन्होंने अपने यूट्यूबर्स को कब्जे में ले लिया, जेर हिरासत ले लिया, उनको गिरफ्तार कर लिया है। सफरी व्लॉग्स बनाने वाली जो है मल्होत्रा थी, ज्योति मल्होत्रा, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि ये पाकिस्तान से मुंसलिक है, पाकिस्तान से इनके रवाबित जारी हैं। पाकिस्तान का जो 2023 में इन्होंने विजिट किया था तो फिर व्हाट्सएप नंबर्स एक्सचेंज हुए, स्नैपचैट आईडीज़ एक्सचेंज हुई और इसके साथ साथ उन्होंने ये सूरत हाल से आगाह किया पाकिस्तान को। अगर तो ये सच है तो फिर इट इज़ अ विन फॉर ISI कि ISI ने, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने भारत के अंदर घुसकर अपने नुमाइंदे, अपने कारिंदे बिठाए हुए और भारत को अभी तक खबर भी नहीं थी। लिहाजा एक बहुत बड़ी जो है वो डिफीट है फॉर इंडिया कि वो अभी तक भारत जो है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को वो कभी भी पकड़ नहीं सका, कभी भी हाईलाइट नहीं कर सका। तो दैट इज अ डिफीट फॉर इंडिया। उसके बाद अगर बात करें, अगर वो पाकिस्तान के साथ रवाबित उनके बहाल नहीं भी हैं, बरकरार नहीं भी हैं, अगर उनका कनेक्शन कोई नहीं भी सामने आता तो दैट इज अगेन अ ह्यूज डिफीट फॉर इंडिया। क्यों? क्योंकि वो इतने डर चुके हैं कि अगर पाकिस्तान के हक में कोई कंटेंट करेगा, अगर किसी ने कभी माजी में पाकिस्तान का विजिट भी किया होगा तो भारत जो है उसको पकड़ लेगा।
कब्जे में ले लेगा, गिरफ्तार कर लेगा कि यार इसने पाकिस्तान का विजिट किया, इसके वहाँ पर रवाबित हैं, इसके वहाँ से ताल्लुकात हैं, और ये खबरें एक्सचेंज करती है। तो दोनों सूरतों में भारत जो है वो शिकस्त से दो चार हुआ है। और ये भारत की सूरत हाल है कि वहाँ पर अवाम जब सवाल करती है तो फिर उनके सामने से माइक हटा दिया जाता है। जब ये सवाल किया जाता है बच्चों की जानिब से कि भारतीय मीडिया ने वो जो अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया के सामने पोर्ट्रे की, तो फिर अब उसको आप बहाल कैसे करेंगे इंटरनेशनल मीडिया के सामने, कैसे जस्टिफाई करेंगे? और फिर एंकर हजरात वहां से वो माइक लेकर चले जाते हैं और कहते हैं हमने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी, अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन, हमने जो भी दी है वो हक और सच की बुनियाद पर दी है। तो ये आप सबके सामने है कि उन्होंने कितना हक और सच बोले। कराची बंदरगाहों पर उनके हमले भी आपके सामने हैं, उसके बाद कराची बंदरगाहों के साथ साथ लाहौर की बंदरगाहों पर उनकी नेवी के अड्डे भी आपके सामने हैं। लाहौर में मैंने तो कोई नहीं देखा कि यहाँ पर जो है कोई वो समंदर या फिर कोई नेवी या फिर कोई बहरिया के जो है यहाँ पर अड्डे हैं। तो लिहाजा दैट्स अ ह्यूज क्वेश्चन ऑन देयर क्रेडिबिलिटी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने कहबान।